अगर तुम्हें अभी तक खबर ना मिली हो तो मार्वल वालों ने बिना बताए फैंटास्टिक फोर का ऑफिशियल ट्रेलर अपलोड कर दिया है। और अगर मुझे इस ट्रेलर को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो इट वाज Fantastic. बस एक ही कंप्लेन है कि बहुत सारी चीज़ दिखा दी गई है जो कि मूवी के लिए बचा के रखते तो बेहतर होता, बट ये इतना भी बड़ा कोई इशू नहीं है। मैं वैसे भी भुलक्कड़ हूं तो 2-3 दिनों में भूल ही जाऊंगा। तो हेलो यारो, मेरा नाम है सागर, तुम लोग देख रहे हो हिस्ट्री सिने कॉमिक्स और ये है मेरा फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स के ऑफिशियल ट्रेलर का कंप्लीट ब्रेकडाउन और एनालिसिस। अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो इस ट्रेलर की शुरुआत एक टॉक शो से होती है, द टेड गिलबर्ट शो, और ये एक ईस्टर एग है हमारे असली दुनिया के एक टॉक शो का जो कि यूएस में 1960s के अराउंड टीवी पे आया करता था, जिसका नाम था द एड सलीवन शो। हमें दिखता है कि शो के जो मेन होस्ट होते हैं टेड गिलबर्ट, वो स्टेज पे आके हमारी फैंटास्टिक फैमिली के बारे में तारीफें करना शुरू करते हैं कि कैसे 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए, लेकिन वापस आते हुए वो एक सुपर हीरोज की टीम बन के लौटे जिन्होंने उनकी धरती का नक्शा ही बदल के रख दिया। और इसी के साथ साथ हमें एक छोटा सा मोन्टाज दिखाया जाता है फैंटास्टिक फैमिली के इस जर्नी का। और जब ये कहा जाता है कि उन्होंने धरती का नक्शा बदल दिया तो यह चीज़ सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोली जाती, हमें एज प्रूफ ऐसी कई सारी चीज़ दिखाई जाती है जो कि शो करता है कि उनकी धरती एमसीयू की धरती से कई गुना ज़्यादा एडवांस्ड है। चाहे वो इंसानों का माइंड सेट हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी धरती उनके समय से बहुत आगे निकल चुकी है। और ऐसा क्यों वो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमने ट्रेलर में कई जगहों पर देखा है कि इस अर्थ की बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन वाली है, जो कि हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी के सिवा बिल्ड करना पॉसिबल नहीं होना चाहिए। जो गाड़ियाँ है वो बहुत अटपटी से और फ्यूचरिस्टिक दिखती है। जो ट्रेन से वो ब्रिजेस के नीचे से चलती है ताकि ऊपर गाड़ियाँ चल सके। और लोगों के माइंडसेट के बारे में कहूँ तो कॉन्टेक्स्ट के लिए यूएस में 60s के अराउंड रेसिज्म काफी ही कॉमन था, लेकिन इस ट्रेलर में हमें हर दूसरे शॉट के बाद ब्लैक, व्हाइट और ब्राउन लोग एक साथ बहुत ही फ्रेंडली वे में इंटरैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। प्लस इस शॉट में हमें एक फीमेल पुलिस ऑफिसर दिख रही है जो कि 60s के टाइम पे काफी अनकॉमन चीज थी, विच शोज की धरती के लोगों का माइंडसेट काफी अपग्रेडेड है। कोई भी अब कलर्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, मेल फीमेल जॉब्स वाली जो बकटोली है उस पर भी आपको यकीन नहीं रखता। अब इस मोन्टाज में मुझे काफ़ी छोटे छोटे 2-3 डिटेल्स दिखे जो कि मैं मेंशन करना चाहूँगा। सबसे पहले अगर तुम ध्यान दो तो इन साइंटिस्ट के कोड्स पे आंसा लिखा हुआ है, ANSA, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली इनके यूनिवर्स का नासा है। अब इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है मैं सोचना भी नहीं चाहता। फिर दूसरा और तीसरा डिटेल बेन ग्रिम या फिर द थिंग से रिलेटेड है। हमें इस सीन में द थिंग कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट पे एक गाड़ी दोनों हाथों से उठाता हुआ दिखता है। अब जब मैंने इस कार के बारे में तो रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि इसका नाम है वोक्सवैगन टाइप-1 बीटल और इस कार का वेट 800 से 900 kg तक का हो सकता है। और द थिंग इसको बड़े आराम से उठाकर हिल-डुल पा रहा है, वो शोज कि उसका वेट उठाने का कैपेसिटी कितना ज़्यादा है और अगर ज़रूरत पड़े तो वो 1 टन तक भी आराम से उठा सकता है। और तीसरा डिटेल जो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे पहले टीजर में हमको दिखा था कि बेन ग्रिम अपने द थिंग रूप को उतना पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन इस ट्रेलर में हमको वो हंसता खेलता दिख रहा है। लाइक वो अपने इस रूप को एक्सेप्ट कर चुका है। उसे पता है कि वो पहले जैसा नहीं बन सकता, लेकिन एटलीस्ट इस रूप में वो लोगों की मदद कर सकता है। आगे ट्रेलर में वही टीजर वाले कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जैसे बैक्स्टर बिल्डिंग, हर्बी वगैरह, और यहाँ से हमें कुछ नए सीन्स दिखते हैं। सबसे पहले काफ़ी फनी डिटेल कि जॉनी जो सीरियल का बॉक्स लेकर टेबल पर खाने को बैठता है, अगर तुम उस बॉक्स का बैक साइड देखो तो वहाँ ह्यूमन टॉर्च का डिज़ाइन बना हुआ है। अब हमें ये चीज़ तो अभी तक समझ आ ही गया है कि फैंटास्टिक फोर इस दुनिया में किसी भगवान से कम नहीं है, बट खाने के बॉक्सेस तक उनके डिज़ाइन होना शोज़ की उस दुनिया में लोग इनकी कितनी इज्जत करते हैं और कितना उन्हें देखना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ की ये सीन दिखाता है कि कॉमिक्स की तरह ये वाला जॉनी स्टॉर्म भी कितना नार्सिसिस्टिक बंदा है कि वो खाने को भी बैठ रहा है तो अपने डिज़ाइन वाले बॉक्स के साथ। अब सीन आगे बढ़ता है और हमें दिखता है कि रीड और सूजन कहीं से घर पहुंचते हैं और जॉनी उनसे कहता है कि वो दोनों खाने के लिए लेट हैं। दोनों खाने को बैठते हैं, लेकिन फिर एक बार बेन सूजन से कहता है कि वो लेट है, लेकिन इस बार सुन के ऐसा नहीं लगता कि बेन बता रहा है बल्कि उससे पूछ रहा है। और बेन एक ही बार में सूजन के एक्सप्रेशन को देख के समझ जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे सुनकर जॉनी लिटरली बौखला जाता है और सेलिब्रेट करने लगता है। वो सूजन के गले लग के उससे कहता है कि वो दुनिया की बेस्ट मॉम होने वाली है, लेकिन फिर क्लासिक जॉनी स्टॉर्म की तरह वो रीड का मजाक बनाने के लिए उसके पास जाकर उससे कहता है You are gonna be the best dad. Just kidding. You are out of your depth. फिर वो थोड़ा पीछे हटकर बेन के पास जाके खड़ा होता है और बहुत ही खुशी के साथ कहता है We are gonna be the best uncles ever. अब ये पूरा सीक्वेंस काफी अच्छी तरीके से पोर्ट्रे करता है कि जॉनी चाहे जितना ही बड़ा जर्क क्यों ना हो, वो दिल का अच्छा बंदा है, क्योंकि किसी भी तरह रीड, सूजन या उससे रिलेटेड ना होने के बावजूद जॉनी बिना झिझक के बेन को उसकी ही तरह होने वाले फ्रैंकलिन का अंकल मानता है। अब नेक्स्ट सीन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ में रीड और सूजन साथ दिखते हैं, बट अनलाइक यूजुअली जब प्रेगनेंसी के चलते जो औरत होती है वो घबराती है, या हमारा रीड घबराया हुआ है और सूजन उसे कंसोल कर रही है कि सब कुछ ठीक होगा, हम सब संभाल लेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन फिर सीन कट होता है और अभी तक ट्रेलर का जो एक होलसम टोन था वो चेंज होना शुरू होता है और पहला ही शॉट हमें दिखाया जाता है उस मीटियोर शावर का जो हमें टीजर में भी दिखा था। और ये शॉट सूजन को गलत प्रूफ करती है इस बात पे कि वो जो उम्मीद कर रही थी कि उनकी जिंदगी में कुछ चेंज नहीं होगा, तो नहीं, चीजें चेंज होंगी और काफी ही ड्रास्टिकली होंगी। सीन आगे बढ़ता है और हमें फाइनली इस मूवी के सेकेंडरी मेन विलन को दिखाया जाता है जो कि है सिल्वर सर्फर। अब पहले ही बता दूं कि इस वाले सिल्वर सर्फर को पुराने वाले के साथ कंफ्यूज मत करना। मार्वल वालों ने जेंडर स्वैप नहीं किया है, ये मार्वल कॉमिक्स में एक एग्जिस्टिंग कैरेक्टर है जिसका नाम है शाला बेल, और ये मोहतरमा जो ओरिजिनल सिल्वर सर्फर है या फिर उसका जो असली फॉर्म है नोरिन रेड, उसकी गर्लफ्रेंड है। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अपने प्लेनेट जिनला और उसी के साथ शाला बेल को गैलेक्टस के हाथों से बचाने के लिए ही नोरिन रेड ने खुद को गैलेक्टस के पास सेक्रीफाइस किया था और उसका हेराल्ड बनने के लिए राजी हुआ था।
तो अगर उस लॉजिक के हिसाब से चले तो मोस्ट प्रोबेबली इस यूनिवर्स में शाला बैल ने खुद को सैक्रिफाइस किया होगा नोरिन की जगह। अब इसको तुम एक फ्यूचर प्लानिंग की तरह भी देख सकते हो, क्योंकि हमें यह बात तो पता ही है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद सब कुछ खत्म हो ही जाएगा, तो सिर्फ 2-3 मूवीज के लिए नोरिन रेड वाले सिल्वर सर्फर को इंट्रोड्यूस करके मार देने का कोई पॉइंट नहीं बनता। तो इससे बेहतर एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स की मदद से लोगों के सामने सिल्वर सर्फर और कॉस्मिक पावर को इंट्रोड्यूस करो और सीक्रेट वॉर्स के बाद एक प्रॉपर गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर को एमसीयू में लाओ। अब इस सीन में सिल्वर सर्फर हर प्लेनेट की तरह सर्वे करने आती है कि ये गैलेक्टस के खाने के लायक है कि नहीं। उसे दिखता है कि ये प्लेनेट इंटेलिजेंट लाइफ से पॉपुलेटेड है, तो वो सीधे इसके प्रोटेक्टर्स जो कि फैंटास्टिक फोर होते हैं उनके सामने जाके उन्हें आने वाली तबाही के बारे में वार्न करती है, ये कह के Your planet is now marked for death. और बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए हेलीकॉप्टर के बीच से फेज होकर निकल जाती है। अब जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि सिल्वर सर्फर का डेथ से मतलब लिटरल डेथ नहीं था। उसका काम है ऐसे प्लेनेट ढूंढना जिनको गैलेक्टस खा सके या अब्सॉर्ब कर सके, और जब भी गैलेक्टस किसी प्लेनेट को खाता है तो वो उस प्लेनेट का पूरा लाइफ फोर्स खत्म कर देता है और अंत में बस एक बंजर जमीन के सिवा और कुछ नहीं बचता। सीन पे वापस आते हुए हमें आगे दिखता है कि सिल्वर सर्फर के वहां से निकलते ही जॉनी भी ह्यूमन टॉर्च बन के उसे फॉलो करने लगता है। लेकिन फिर एक काफी अजीब चीज होती है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकलते ही जॉनी ऑटोमेटिकली नॉर्मल बन जाता है। मतलब इस वाले ह्यूमन टॉर्च को मोस्ट प्रोबेबली जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। अब यहाँ इस पॉइंट पे आई थिंक दोनों के बीच कोई कॉन्वर्सेशन होगा जो कि ट्रेलर में ऑब्वियसली काट दिया गया है, और उनके इस कॉन्वर्सेशन के बाद सिल्वर सर्फर उसे धक्का मार के नीचे फेंक देती है। लेकिन नीचे गिरते हुए जॉनी वापस ह्यूमन टॉर्च नहीं बनता। विच टेल्स मी कि जॉनी को किसी चीज़ का पता चलने के बाद वो शॉक में है और एकदम लास्ट मोमेंट पे वो ह्यूमन टॉर्च बनेगा अपनी जान बचाने के लिए। सीन चेंज होता है रीड पे, जो कि क्लियरली देख के समझ आ रहा है कि वो किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान है, एज वो सूजन से कहते हैं कि ये सब उसकी गलती है। It's my fault. I stretched the bounds of space. And they hurt. अब इस डायलॉग का कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है वो मैं थोड़ा अंदाजा लगा सकता हूँ। देखो, रीड एक ऐसा बंदा है जिसके लिए पूरा ब्रह्मांड भी छोटा है। वो हर एक चीज़ को जानने की समझने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में वो कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी कर बैठता है जो कि धरती के लिए हानिकारक साबित होती है। और इस केस में उसने मोस्ट प्रोबेबली गैलेक्सी से बाहर इंटेलिजेंट लाइफ ढूंढने के लिए उसने कोई सिग्नल वगैरह भेजा होगा जो कि गैलेक्टस को पता चल गया और उसने सिग्नल को ट्रेस करते हुए सिल्वर सर्फर को भेजा। अगले सीन में हम कई सारे लोगों को किसी केव जैसी जगह में बंद दिखते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ये सीन तब का है जब गैलेक्टस धरती पे फाइनली कदम रखेगा और लोग अपनी जान बचाने के लिए कहीं पे जाके छिपेंगे। फॉलोड बाय द नेक्स्ट सीन जहां हमें दिखता है कि एक ही बार में पूरी धरती पे ब्लैकआउट हो रहा है। और फिर आता है अगला सीन जो कि मेरे हिसाब से इस पूरे ट्रेलर का सबसे इंटेंस मोमेंट है, जब फैंटास्टिक फोर धरती को बचाने के लिए फिर से स्पेस में जाने को तैयार होते हैं। लेकिन प्रेस के पूछने पे कि क्या वो लोग सेफ हैं, रीड का जवाब क्या होता है वो सुनो। I don't know. इट शोज की धरती के इकलौते सुपर हीरोज होने के नाते फैंटास्टिक फोर के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और वो कितने ज़्यादा मेंटल प्रेशर के साथ जी रहे हैं। और रीड जब जवाब भी देता है तो ऐसे नहीं है कि वो दुखी है या कुछ, उसका बात करने का टोन सुनकर क्लियरली समझ आ रहा है कि वो कभी भी रो देगा। उसे लिटरली नहीं पता कि वो धरती को बचाएगा कैसे। अब इस सीन के दौरान हमें एक डिटेल दिखता है जो कि इस पूरे सिचुएशन का वेट और बढ़ा देता है। या अगर तुम नोटिस करो तो फैंटास्टिक फोर में से सूजन अपने स्पेस सूट में नहीं है, उसने फ्यूचर फाउंडेशन का ड्रेस पहन रखा है। मतलब सूजन धरती पर रह रही है मोस्ट प्रोबेबली अपनी प्रेगनेंसी के चलते, विच मीन्स अगर रीड के स्पेस में होने के दौरान धरती पर अटैक होता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि लोगों को बचाते हुए सूजन मारी जाएगी। अब इसके बाद हमें एक शॉट दिखाया जाता है जब फैंटास्टिक फोर का रॉकेट धरती पे वापस लौट रहा होता है, लेकिन तब तक अर्थ के कई अलग अलग पॉइंट्स पे डिस्ट्रक्शन ऑलरेडी चालू हो चुका है, या फिर एटलीस्ट हमें ऐसा समझाया जा रहा है। क्योंकि अगर मैं सही हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली ये सीन असल में सिल्वर सर्फर जॉनी को एक विजन के रूप में दिखाएगी कि उनकी धरती के साथ ऐसा होने वाला है। अगला सीन वापस बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर टेक प्लेस करता है जहां में फिर से रीड और सूजन को दिखाया जाता है, लेकिन इस बार एक क्रिप के सामने। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो तो सूजन की बॉडी पे तुमको कोई बेबी बम्प नहीं दिखेगा, तो फिर एक क्रिप किसके लिए? अब इसके दो जवाब हो सकते हैं। पहला कि फ्रैंकलिन का जन्म ऑलरेडी हो चुका है और उसको वीएफएक्स से छुपा दिया गया है, और दूसरा कि फ्रैंकलिन अभी तक पैदा नहीं हुआ है, रीड बस थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग ज्यादा करता है। सीन चेंज होता है न्यूयॉर्क के एक एरियल शॉट पे जहां में गैलेक्टस की परछाई दिखती है धीरे धीरे पूरे शहर को ढकते हुए। अब सच कहूं तो टीजर को देखते हुए पहले मुझे ऐसा लगा था कि गैलेक्टस का अराइवल है जहां वो होराइजन से धीरे धीरे बाहर आएगा और पूरी धरती को अपनी परछाई में ढक देगा, बट इस वाला शॉट को देख के लग रहा है कि जैसे गैलेक्टस साइज में बड़ा हो रहा है। और जी हाँ, अगर तुम्हें ना पता हो तो गैलेक्टस के पास ये पावर है कि वो अपना साइज बड़ा या छोटा कर सकता है। बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ जहां में फैंटास्टिक फोर के सभी मेंबर्स अपने कॉस्ट्यूम्स में दिखते हैं रस्तों पे आसमान की तरफ देखते हुए, व्हिच मोस्ट प्रोबेबली ये पिछले गैलेक्टस वाले शॉट के बाद ही रिप्लेस करता है, एज हम क्लियरली देख सकते हैं कि रस्तों पे सिर्फ गाड़ियां खड़ी हैं और इंसानों का नाम और निशान तक नहीं है। अब इस शॉट में काफी बढ़िया ईस्टर एग छुपा है। यहाँ अगर तुम इस वाले साइन बोर्ड की तरफ ध्यान दो तो यहाँ पे लिखा है टाइमली कॉमिक्स, जो कि अगर तुम्हें ना पता हो तो 1960 तक मार्वल कॉमिक्स टाइमली कॉमिक्स के नाम से जाना जाता था। और गेस करो 1961 में ये नेम चेंज होने के बाद सबसे पहला कॉमिक मार्वल कॉमिक्स के नाम से कौन सा पब्लिश हुआ था? जी हाँ, फैंटास्टिक फोर इशू 1, मार्वल की पहली कॉमिक और उनकी पहली सुपर हीरो फैमिली का इंट्रोडक्शन मार्वल कॉमिक्स के जन्म के साथ ही हुआ था। बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ जहाँ में वापस सिल्वर सर्फर दिखती है लावा जैसे किसी चीज के बीच से निकलते हुए। अब अगर मुझे एक तुक्का मारना हो कि यह जगह क्या हो सकता है तो शायद गैलेक्टस के स्टारशिप के अंदर का सीन है, बेसिकली जिस शिप में वो पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करता है। और इन सब सीन्स के दौरान हमें बैकग्राउंड में सूजन का एक मोनोलॉग भी सुनने को मिलता है जहाँ वो ये कहती है, We will face this together. We will fight it together. As a family.
जो कि ये चीज़ सूजन शायद तब कहेगी जब फैंटास्टिक फोर के बाकी मेंबर्स का हौसला टूट जाएगा, क्योंकि अनलाइक अवेंजर्स ये चारों सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक फैमिली भी है। हमें आगे वापस सिल्वर सर्फर का एक शॉट दिखता है जो कि क्लियरली देख के समझ आ रहा है कि किसी फाइट सीन के बीच का है, फॉलोड बाय द नेक्स्ट सीन जहां में द थिंग एक पूरे जहाज को चेन से खींचते हुए दिखता है। और इसके बाद अगले ही सीन में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि अपनी जान जोखिम में डालती है अपने द थिंग टॉय फिगर को बचाने के लिए। अब ये चीज़ तो हमने ट्रेलर में पहले भी दिखाई कि इस यूनिवर्स में द थिंग बच्चों के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और ये सीन उसी चीज़ को और भी ज़्यादा सॉलिडिफाई करता है। बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ जहां में फैंटास्टिक फोर टेड गिलबर्ट शो से भाग के निकलते हुए दिखते हैं, और जॉनी बिना टाइम वेस्ट के फ्लेम ऑन करके वहीं से कहीं पे निकल जाता है, व्हिच टेल्स मी कि मोस्ट प्रोबब्ली इस शो के लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान ही गैलेक्टस धरती पे अटैक करेगा। अब इस पूरे सिनेरियो को लेकर मेरे दिमाग में एक थ्योरी है, व्हिच इज कि ये सीन सिल्वर सर्वर जब धरती पे आई थी उससे कई महीने या सालों के बाद टेक प्लेस करता है। फैंटास्टिक फोर सिल्वर सर्वर को किसी तरह हराएंगे, लेकिन वो उनके हाथों से जिंदा बचकर निकल जाएगी, और जब कई हफ्ते या महीनों तक वो वापस नहीं लौटेगी तो सभी को लगेगा कि जो वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट था वो खत्म हो चुका है। इस बीच फ्रैंकलिन का जन्म हो जाएगा और फिर टेड गिलबर्ट फैंटास्टिक फोर को अपने शो में बुलाएगा उनकी तारीफें करने के लिए, लेकिन शो के बीच में ही इस बार गैलेक्टस खुद धरती पे अटैक कर देगा। बट इस पॉइंट तक रीड अपने रिसर्च कंप्लीट कर चुका होगा कि सिल्वर सर्वर किसके लिए काम करती है, वो कौन है, कहाँ से आया है, उसकी कमजोरी क्या है, वगैरह वगैरह। अब आगे बढ़ते हैं जहां में वापस द थिंग को दिखाया जाता है एक बिल्डिंग के पिलर्स को तोड़ते हुए, जो कि आई थिंक बेन या गैलेक्टस का रास्ता रोकने के लिए कर रहा है ताकि रीड उससे आमने सामने बात कर सके। फॉलोड बाय द नेक्स्ट सीन जहां में फाइनली स्लो मोशन में ही सही बट मिस्टर फैंटास्टिक का स्ट्रेचिंग पावर दिखाया जाता है, और यहाँ इस शॉट में हम रीड के हाथों में एक पाइप जैसा कोई डिवाइस देख सकते हैं, जो कि अगर मैं सही हूँ तो ये अल्टीमेट नलीफायर हो सकता है, पूरी यूनिवर्स का एक लौता वेपन जिससे गैलेक्टस पागलों की तरह घबराता है। और इस शॉट में बिल्डिंग के पीछे हम गैलेक्टस का हेलमेट भी देख सकते हैं, तो यह इस सीन में शायद रीड गैलेक्टस के आमने सामने जाके उससे बात करने की कोशिश करेगा। और इसके बाद हमें सूजन के लाइट बेंडिंग पावर का एक डेमो दिखाया जाता है, जहाँ उसे देख के क्लियरली समझ आ रहा है कि गैलेक्टस और उनके बीच बहुत ही इंटेंस फाइट होने वाला है। और फाइनली हमें फैंटास्टिक फोर का टाइटल कार्ड दिखाया जाता है, लेकिन इसमें भी काफी इंटरेस्टिंग डिटेल छुपा है। अगर तुम थोड़ा भी ध्यान से देखो तो इस टाइटल कार्ड के अपीयर होने के दौरान तुम लोगों को एजेस में क्रोमैटिक एबरेशन देखने को मिलेगा, जो कि पहले चीज सूजन का लाइट बेंडिंग पावर से काफी हद तक मैच खाता है। प्लस ये एक विजुअल डिटेल है ये दिखाने के लिए कि ये मूवी 60s में टेक प्लेस करती है, क्योंकि तब के कैमराज में क्रोमैटिक एबरेशन काफी कॉमन था। और इसी के साथ ये ट्रेलर ब्रेकडाउन यहीं पे खत्म होता है। अब इफ आई एम बीइंग रियली ऑनेस्ट, मुझे ट्रेलर बहुत पसंद आया है, बट एक ही दिक्कत है कि इतना सब कुछ नहीं दिखाना चाहिए था। एटलीस्ट फ्रैंकलिन को तो सीक्रेट रखना ही चाहिए था। खैर अब दिखा चुके हैं तो क्या ही कर सकते हैं। चलो ठीक है, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस, क्योंकि ये मूवी मल्टीवर्स सागा के अंत की शुरुआत होगी, तो ये देखने लायक होगा कि मूवी के एंड तक हमें क्या क्या देखने को मिलता है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करूँगा तुमको वीडियो पसंद आया हो। अगर आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।